आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 29 से लेकर 31 अगस्त तक। और हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है एक पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री। और ये पोर्टल जो है अंडर आता है नेशनल मेडिकल कमीशन के। और इस पोर्टल को जो है डेवलप किया गया है बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक जो पार्ट है वो पढ़ लिया। अब हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या ये पोर्टल एक तरह का सेंट्रलाइज डेटाबेस होने वाला है, जिसमें जो भी डॉक्टर हैं, जो भी MBBS किए हुए लाइसेंस लिए डॉक्टर्स हैं, वो इस पोर्टल में जाके अपना जो भी रजिस्ट्री वो कर पाएंगे। और इसके बाद इस पोर्टल को जो है मैनेज करने का काम होगा वो होगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्री बोर्ड का। और ये बोर्ड है जो भी लाइसेंस लेते हैं डॉक्टर्स, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने का। अब इनको बोला है वो रिकॉर्ड के साथ अब इनको जो है ये रिकॉर्ड भी जो डिजिटल फॉर्म में जो रिकॉर्ड होने वाला है उसको भी मेंटेन करने का। तो इसी कैसे बोला है कि ये जो है मेंटेन करेंगे नेशनल रजिस्ट्री बोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनको जो है मेंटेन करने के लिए बोला गया है। इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर का जो डेटा है वो किस किस फॉर्म में रहेगा। तो डॉक्टर का जो डेटा है उसमें डॉक्टर का नाम होगा, एड्रेस होगा, और वो डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है वो सब कुछ ऐड होगा NMR पोर्टल पर। अब ये NMR पोर्टल जो है ये एक्सेसिबल है जो भी पब्लिक्स हैं वो, और इवन जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वो सब भी। तो इसमें कुछ कुछ डेटा जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, और कुछ जो सेंसिटिव डेटास होती है जो मेडिकल बोर्ड्स को ही पता होना चाहिए, वो डेटा जो है सिर्फ मेडिकल बोर्ड्स को ही पता होगा। अब वो मेडिकल बोर्ड्स कौन कौन से, जैसे कि एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्री बोर्ड, इनको तो पता ही होगा, ये डेटा दिखेगा ही। इसके साथ जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी दिखेगा, उसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी दिखेगा, और जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं सबको ये इनके जो है डेटा विजिबल होंगे। अब इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को जो है मेजरली डेवलप्ड और मेंटेन करने का काम होगा वो होगा स्टेट मेडिकल काउंसिल का। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल ही है जो इसकी मेजर स्टेक होल्डर है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द NMR पोर्टल। तो ये पोर्टल को डेवलप किसने किया है? ये पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। और इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया गया है? वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इस पोर्टल में क्या होने वाला है? इस पोर्टल में जो भी डॉक्टर है वो रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को, और इसके बाद जो भी डेटा है वो अवेलेबल होगा जो पब्लिक है और इवन जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है दोनों को। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक के पास जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ जो मेडिकल बोर्ड है वही जो है देख पाएगी। ठीक है, तो और इसको जो है कौन इसको मेंटेन करेगा और किसने इसको डेवलप किया गया? वो डेवलप किया गया बाई स्टेट मेडिकल काउंसिल ने। तो ये सारा का सारा पॉइंट हो गया जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इस पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं कि ये पोर्टल काम कैसे करेगा। अब डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर जी है, तो ये डॉक्टर शर्मा जी है, तो डॉक्टर शर्मा जी का जो भी डॉक्टर का एप्लीकेशन है वो जो है सबमिट होगा SMC मतलब कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास, और उसके बाद वो उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो जाएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल के पास। अगर अप्रूवल हो गया डॉक्टर का जो भी एप्लीकेशन है, वेरीफाई करने के बाद अगर अप्रूवल हो गया तो उस केस में उस डॉक्टर को जो है एक यूनिफाइड NMR आइडेंटिफिकेशन इशू की जाएगी। और इसी बेसिस पे, इसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कोई भी पब्लिक है या कोई सिटीजन है वो नंबर सर्च करके उस डॉक्टर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेल कर सकता है। और इवन ये पावर दे दी गई है जो भी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो जो है मैनेज भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, उसके साथ सस्पेंड भी कर सकते हैं लाइसेंस बाय यूजिंग दिस यूनिक आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, तो और इशू करने का काम भी यही सारे इंस्टीट्यूट का होने वाला है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पोर्टल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और सारा से चीज़ें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो है आजकल थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बनने लगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वरुणा रिवर के ऊपर। तो ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, IIT BHU और डेनमार्क के बीच में। ये तीनों मिलकर जो है लॉन्च करने जा रहे हैं स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट। और इसका काम होगा कि क्लीन रिवर, किसको करना है? क्लीन रिवर करने का काम होगा वरुणा रिवर को। अभी वरुणा रिवर हम समझते हैं कहाँ पे है, ये आप थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपको तो और अच्छे समझ आएगा। ये है वरुणा रिवर। ये वरुणा रिवर जो है ये वाराणसी में दिख रहा होगा आपको। तो ये वरुणा रिवर जो है आपको ये लाइन दिख रही होगी, यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके आ रही है, ये जो लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर वाली, तो ये है वरुणा रिवर। ये वरुणा रिवर जो है बाद में गंगा में जाके मीट करता है, मतलब ये गंगा का ही एक टेरिटरी है। तो ये वरुणा को जो है साफ करने के लिए बात की गई है। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो कुछ 16.80 करोड़ रुपए की इनिशियल फंडिंग करने वाली है। उसके बाद डेनमार्क जो है 5 करोड़ रुपए फंड करेगी।
तो ये जो हमने बात कर ली फंडिंग की, अब बात करते हैं क्या क्या फीचर होने वाली है ये प्रोजेक्ट के। तो इसमें एक हाइब्रिड लैब मॉडल होगा, जिसमें हाइब्रिड लैब मॉडल होगा जो कि IIT BHU में बनाया गया है। इसी के साथ अब IIT BHU में हाइब्रिड लैब मॉडल बन तो गया, लेकिन अब इसको यूज़ भी तो करना पड़ेगा, मतलब फील्ड में जाके जो कलेक्शन ऑफ रिवर है कि रिवर कितना गंदा है कितना साफ है वो भी तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए एक फील्ड बेस्ड लिविंग लैब भी बनाया जाएगा वरुणा रिवर पर, जिसकी से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो दे पाएंगे इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कितना गंदा है कितना साफ है वो तभी पता लगेगा जब भी कभी वो फील्ड वर्क करेंगे तभी। तो उसी के इसमें ये फील्ड बेस्ड लिविंग लैब भी बनाने वाले वरुणा रिवर पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से। तो ये एक इन्होंने कुछ मेजर इनिशिएटिव लिए हैं। एक पहला इनिशिएटिव की बात करें तो एक तरह का चैटबॉट है जिसको बोला जा रहा है वरदान स्किलिंग प्रोग्राम, और इसका काम होने वाला है एम्पावर करना जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है उनको, और उनका जो भी वर्कफोर्स है उसको डेवलप करने का, ठीक है। और इस चैटबॉट को जो है वो डेवलप किया गया है भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के थ्रू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसने इस चैटबॉट को डेवलप किया गया है करेगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। अब इसका काम रहेगा कि ये फैसिलिटेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन, जो भी फ्यूचर एप्लीकेशन है जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग, स्मार्ट पार्किंग, जो भी है, मतलब जो भी ये पोर्ट में जो ज़रूरत होती है तो उसको स्मार्ट करने का काम करेगा, ठीक है। जो भी पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्मार्ट करने का काम करेगा स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट। तो इसके साथ ही जो है 3 नए फ्रेश वाटर लेक्स भी जो है इस बार इनोग्रेट किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे। तो आप ये 3 के नाम यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। पहला तो क्या मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वरदान स्केलिंग प्रोग्राम, और ये चैटबॉट हेल्प करेगा जो भी लोकल कम्युनिटीज है इनको। इसके बाद दूसरा जो है लॉन्च किया गया है स्मार्ट इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट, और इसका काम रहेगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का उसको डेवलप करने का। और 3 तरह की जो है फ्रेश वाटर जो है इनोग्रेट किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है इस बार क्रिएट किए गए हैं। अब 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, ये किए गए हैं यूटी ऑफ लद्दाख। अब पता होगा कि लद्दाख जो है पहले लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुए करते थे, लेकिन आफ्टर 370 जब रिमूवल हुआ उसके बाद ये स्टेट से जो है यूटी बन गए हैं, और जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो चली गई है जम्मू एंड कश्मीर के पास, और लद्दाख के पास अभी कुछ भी नहीं है। तो उसी वजह से आपको कुछ सीन भी याद आ रहा होगा कि लद्दाख जो है अपने आप को प्रोटेस्ट आई थी अभी थोड़े दिन पहले कि लद्दाख को बोल रही है कि लद्दाख के पीपल्स बोल रहे हैं कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए, जिसकी वजह से इनको भी जो है ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए, और वो भी जो है एज अ जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं कुछ स्टेट को वैसे इनको भी मिला जाए। तो ये कहना है लद्दाख के पीपल्स का, बट अब तक ये लागू नहीं हुआ है। तो इसी के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने बोला गया कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है बनाने के लिए बोला गया है। तो इसमें से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो पढ़ लेते हैं। एक है जस्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है साम, चौथा है नुब्रा, और 5वां है चमथांग। तो ये 5 जो है नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रही है। और अभी अगर हम टोटल देखें तो लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। तो 2 तरह की ही डिस्ट्रिक्ट है अभी, और ये 5 ऐड होने के बाद टोटल जो है 7 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो लद्दाख में अब टोटल कितना 7 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे आफ्टर एडिंग दिस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। अब इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने स्टैब्लिश किया एक कमेटी जिसका काम होगा एवेल्यूट करना कि ये 5 जो लोकेशंस है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ होने वाला है, इसकी बाउंड्री क्या होने वाली है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, और इसका जो भी रिपोर्ट है वो 3 महीने के अंदर ही देने के लिए बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब एक रिमेंबर ट्रिक समझते हैं कैसे हम ये 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रख सकते हैं। पहले इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप ऐसे याद रख लो कि जैन जी सरन शर्मा डांस लाइक नुब्रा। तो इसमें आपको याद रहेगा कि जैन जी से जस्कर याद रहेगा, बाकी चरण से चांगथांग याद रहेगा, शर्मा से शाम याद रहेगा, और डांस से आपको ड्रास याद रहेगा, और लाइक नुब्रा पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी गेमिंग करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा। नुब्रा मतलब न्यू, जो एकदम ही न्यू है, जो खेलने वाले कुछ नहीं आता। तो
वैसे ही ये डांस कर रहे थे सरन शर्मा जी। तो इससे आपको थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा हेल्प होगा आपको याद करने के लिए ये 5 डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये सुपर इंपॉर्टेंट में रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देना, ठीक है। और इसका रिमेंबर ट्रिक अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो आप रिमेंबर ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया जो है लॉन्च किया है रूमी 1। रूमी 1 जो है पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट होने वाला है। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि रीयूजेबल का मतलब क्या हुआ। रीयूजेबल मतलब जैसे कि मान लीजिए ये रॉकेट जो है लॉन्च हुआ, अब ये रॉकेट जो है लॉन्च होने के बाद क्या किया, जो भी इसको सेटेलाइट जो है डिलीवर करना था वो सेटेलाइट डिलीवर कर दिया, और ये वापस जो है रॉकेट अर्थ में आया, ठीक है। और अर्थ में आने के बाद इस रॉकेट को वापस से जो है इसके पार्ट्स जो रिकवर्ड हुए हैं उसको अगर हम वापस से यूज़ करें और उसी को अगर वापस यूज़ करें तो उसी को बोला जाता है रीयूजेबल रॉकेट। तो ये रॉकेट जो है बनी है वो बनी है रूमी 1। और इसके साथ ही जो रूमी 1, 2, 3 भी जो है डेवलप किए जाएंगे इस रूमी के अंदर, ठीक है। ये रूमी एक तरह का सीरीज ऑफ रॉकेट्स है जिसके अंदर रूमी 1, 2, 3 जो है डेवलप किए जाएंगे फ्यूचर में। तो ये इसका अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो कितनी इसकी रेंज है, स्पेशली जो रूमी 1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसका जो है रेंज होने वाला है अबव द अर्थ, ठीक है। जब हमने बहुत बात कर ली रूमी के बारे में, अब ये भी समझते हैं कि रूमी 1 किसने डेवलप किया गया है। ये रूमी 1 डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है स्पेस जोन इंडिया, जो कि चेन्नई बेस्ड है, और ये एक तरह का स्टार्टअप है। इन्होंने पार्टनर किया है मार्टिन ग्रुप के साथ। मार्टिन ग्रुप जो है इंडिया की कंपनी है, तो इनके साथ पार्टनर करके ये जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। अब इस सैटेलाइट के बारे में बात करें तो ये सैटेलाइट अब ये रॉकेट के बारे में बात करें तो ये रॉकेट जो है कैरी करता है 3 क्यूब सैटेलाइट, मतलब कि क्यूब सैटेलाइट मतलब क्या हुआ, छोटे सैटेलाइट, ठीक है, बड़े सैटेलाइट नहीं, छोटे सैटेलाइट, और 50 पीको सैटेलाइट। अब पीको सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। पीको सैटेलाइट मतलब होता है पॉकेट क्यूब स्टैंडर्ड वाले सैटेलाइट्स, और इस सैटेलाइट को जो है मोस्टली डेवलप किया जाता है, जो भी यूनिवर्सिटी रहती है वो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है इसको डेवलप करता है और उसके बाद जो है भेजा जाता है स्पेस में। तो ये 50 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने सैटेलाइट बनाया है स्टूडेंट्स ने, और इसके बाद इस 50 सैटेलाइट्स को जो है डिलीवर किया गया है। अब पहले तो हम ये समझते हैं क्या होगा ये क्यूब सैटेलाइट का काम। क्यूब सैटेलाइट का काम होगा मॉनिटर करना और कलेक्ट करना जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर में, उसको जो है नापने का काम करेगा ये क्यूब सैटेलाइट। उसके बाद पीको सैटेलाइट की बात करें तो पीको सैटेलाइट का काम होगा जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसको नापने का। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि ओजोन लेवल कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका टॉक्सिक कंटेंट कितना है, ये सब नापने का काम रहने वाला है पीको सैटेलाइट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने मॉडिफाई कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क को, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो भी फास्ट ट्रैक या तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है इसको जो भी पब्लिक है नॉर्मल सिटीजन है वो जो है ऑटो पेमेंट यूज़ कर पाएंगे ये 2 प्लेटफॉर्म में भी। अब पहले तो हम फास्ट टैग के बारे में आपको पता होगा क्या होता है फास्ट टैग में, कि जब भी कभी टोल प्लाजा हो तो उस केस में जब कार पास करके जाती है टोल प्लाजा को तो उस केस में जो भी पैसा है उसके फास्ट टैग से कट जाता है। अब मान लीजिए किसी वजह से वो फास्ट टैग में रिचार्ज करने भूल गया हो, उस केस में उसको रुक के वो टोल पे करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो आरबीआई है इन्होंने ऑटो पे का ऑप्शन रखा है। और इसके साथ जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट को एक ही कार्ड के थ्रू यूज़ करके एविल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी कार्ड को यूज़ करके नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को यूज़ करके ही अगर मैं बोलूँ आप मेट्रो से ट्रेवल कर सकते हो, आप बस से ट्रेवल कर सकते हो, या इवन जो भी सिटी में जो भी ट्रांसपोर्ट है उससे ट्रेवल कर सकते हो जो भी नेशनल मोबिलिटी कार्ड को एक्सेप्ट करता हो। तो ये दोनों चीज़ को ऑटो पेमेंट ऑप्शन आरबीआई ने रखने के लिए मैंडेट कर दिया है। अब ये ऑटो पेमेंट में होगा क्या, जैसे कि आपको पता होगा कि आप कभी भी यूपीआई में अगर आपने ऑटो पे कर दिया तो आप एक लिमिट रखते हो, उस लिमिट के बाद अगर पैसे कम हो गए आपके कोई भी ऐप में या कोई भी वॉलेट में तो उस केस में वो ऑटो पे में हो जाता है, मतलब अपने आप ही पे हो जाता है, वो वॉलेट जो है रिचार्ज हो जाता है। तो वैसे ही कुछ करने के लिए आरबीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है कि फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी कार्ड को तो ये भी जो है ऑटो पे हो पाए, ठीक है। और ये जो है अभी इमीडिएटली इफेक्टेड है, मतलब कि अभी ये चालू हो जाएगा इसके अनाउंसमेंट के बाद ही आरबीआई के। नेक्स्ट कंटेंट से बढ़ते हैं। अब हो गया हमारा जो भी माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था वो खत्म। अब चलते हैं टेबुलर कंटेंट पर। अब 2 अलग अलग कंटेंट क्यों, बिकॉज कुछ कंटेंट वैसे होते हैं जिसको माइंड मैपिंग से पढ़ने में हेल्प ज़्यादा होती है और कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ टेबुलर पढ़ने में ही हेल्प ज़्यादा होती है। तो टेबुलर कंटेंट पढ़े तो आपको मिलेगा कि पहला कि ये एक तरह का एमयू है जो कि 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन की गई है। तो ये एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस
और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक सर्वेंट डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एमयू साइन किया और इस एमयू के अंतर्गत ये बोला है कि ये दोनों कॉपरेट करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए, और ये किया जाएगा 5 साल के लिए। और इसकी अगर डेट देखें तो 20 अगस्त 2024 से, मतलब ये ऑलरेडी जो है चालू हो चुकी है ये एमयू। और ये जो है आपको याद रखना ज़्यादा सा है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया जो है इसमें पार्टनर है। अब गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की बात ही की है तो अब मलेशिया का एक और न्यूज़ ले लेते हैं। एक मलेशिया की कंपनी है जो कि है SMH रेल की कंपनी है। तो इन्होंने पार्टनर किया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये दोनों पार्टनर करके जो भी मार्केटिंग है, सप्लाई है, सर्विस ऑफ रेल एंड मेट्रो मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में इसको एक्सेस करने का काम करेंगे। ठीक है, इसका जो भी स्टॉक है उसको एक्सेस करने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के। ये इन्होंने पार्टनर किया है, इन्होंने या तो मैं बोलूँ एमयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक एमयू साइन किया जिसके अंतर्गत ये बोल रहे हैं कि ये एनहेंस करने का काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को। अभी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देने का काम करता है जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है, रूरल या तो अर्बन दोनों लोकेशन में, तो दोनों लोकेशन में जो है एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बोला जाता है कि कुछ नए नए यूनिट्स बनाए जाएंगे, उस यूनिट्स को वेरीफाई करने का काम होगा ये पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को। और ये पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो यूनिट है उसको वेरीफाई करने का ट्रेनिंग देने का काम होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। तो आपको अब पूरा का पूरा समझ आ गया होगा कि ये दोनों जो है क्या करने वाले हैं। मतलब कि जो पोस्टल के जो एम्प्लॉयज़ है, जो इंडियन पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ है वो जो है वेरीफाई करेंगे जो भी नए यूनिट्स है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के, और उसको जो है वेरीफाई करवाने के लिए कि सिखाने के लिए कैसे वेरीफाई किया जाता है वो किया जाएगा बाय खादी एंड विलेज कमीशन के थ्रू। तो ये जो है इनको जो है प्रैक्टिस कराएंगे। अब हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर ही ली है तो हम एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है, या तो मैं बोलूँगी एमयू साइन किया गया है बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ, और ये एक तरह का ये आर्म है इसरो का। ये दोनों मिलके जो है डेवलप करने वाले हैं एक जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम हमारे इंडिया में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी पोस्ट है, अब मान लीजिए कोई पोस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी में डिलीवर हो रहा है, अब उस केस में आपको A to Z जो भी उसका ज्योग्राफिकल कोड हो वो मिलना चालू होगा, और अब उस कोड के थ्रू आप समझ पाओगे कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है बाय जब इन्होंने पार्टनर किया, जब ये एमयू साइन किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने पार्टनर किया है फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के साथ, और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, जो भी एम्प्लॉयड यूथ है उनका अपस्किल करने वाले हैं, उनका स्किल, तो उनका जो है अपस्किल करने वाले हैं जो भी उनका स्किल है, और वो यूज़ कर पाएंगे फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी को। तो ये एक इनिशिएटिव है, एक एमयू है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एमयू में पढ़ते हैं। तो ये एक एमयू साइन किया गया बाय घेल इंडिया लिमिटेड के थ्रू, और ये साइन किया है पेट्रोन साइंस टेक के साथ, और ये एक तरह की यूएस बेस्ड कंपनी है। अब ये दोनों ने क्या एमयू साइन किया है, ये जो है स्टैब्लिश करने वाले हैं 500 किलो टन पर एनम बायोमिथेनॉल प्लांट जो है ये स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में करने वाले हैं ये दोनों मिलके, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कोलैबोरेशंस। एमयू और कोलैबोरेशंस में डिफरेंस ये है कि एमयू में प्रॉपर दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें एमयू साइन होती है, और कोलैबोरेशंस में दो लोग जो है पार्टनर करते हैं, नॉट वो एमयू साइन नहीं करते लेकिन कोलैबोरेट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पार्टनर करते हैं। इसमें देखिए तो पहले ऑर्गेनाइजेशन है बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है HCBC बैंक के साथ, और एक तरह का बैंक एंड इंश्योरेंस पार्टनरशिप होने वाली है दोनों के बीच में, जिसमें जो बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस है इनका जो भी इंश्योरेंस है वो बेचा जाएगा जो भी HCBC इंडिया का जो ब्रांच है यहाँ पे, और जिसके से HCBC इंडिया को भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, और जिसके से जो बजाज एयरलाइंस
इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है वो भी बिक पाएगा, जिसमें दोनों का विन टू विन सिचुएशन होती है बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप में। तो आपको ये पता होना चाहिए बैंक का इंश्योरेंस में होता क्या है, मतलब कि बैंक कभी भी अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचे तो उस केस में उसको बोला जाता है बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है परिमल फाइनेंस ने पार्टनर किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे इसमें, जो भी परिमल फाइनेंस है वो अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी हाई टेक प्लस हाई टच अप्रोच की जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी ब्रांच है उसका यूज़ करते हुए वो ऑफर कर पाएंगे लोन टू मिडिल और लो इनकम जो भी बोरोवर्स हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोलैबोरेशन है वो आ रहा है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के थ्रू, और इन्होंने पार्टनर किया आईसीआईसी बैंक के साथ। ये दोनों मिलके जो है पार्टनर किए हैं। और अब मान लीजिए किसी बंदे को बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाना है, कमर्शियल सोलर प्लांट लगाना है, उस केस में उसको लोन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए। अब उसके इतना पैसा है नहीं तो उसको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोन देने का काम करेगा आईसीआईसी बैंक, और वो लोन दिया जाएगा कुछ 90 लाख तक। ठीक है, अब मान लीजिए वो बंदे के पास कुछ कोलैटरल रखने के लिए नहीं है, तो उस केस में वो 90 लाख तक लोन ले सकता है। अब अगर उसके पास कोलैटरल हो उस केस में वो 20 साल तक भी लोन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स एक अवार्ड है जो कि आ रहा है सेकंड आईसीसी क्रिकेट नहीं, ये आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अवार्ड है। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड कुछ बैंकिंग प्रोफेशंस या रेगुलेटर को दिया जाता है जो कि आता है बिमस्टिक से। अब बिमस्टिक में जो भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड, ये सारे के सारे पार्टनर्स होते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था जिसका थीम था लीडिंग इन द डिजिटल एडिजम, तो उस उधर ही जो है ये अवार्ड जो है डिक्लेयर किया गया है। अब ये अवार्ड डिक्लेयर करने वाली संस्था कौन है, वो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये अवार्ड जो है डिक्लेयर किया गया है। इसके अंतर्गत जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको अवार्ड दिया गया, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक को जो है अवार्ड दिया गया। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है 4 अवार्ड से जो है नवाजा गया है। पहला तो बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से नवाजा गया है इंडिया का, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इस केस में ये रनर अप थी। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 जो है अवार्ड दिया गया जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को दिया है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड में चलते हैं, तो ये आ रहा है 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड, और ये जो है दिया जाता है बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, और इसको जो है रिलीज किया गया है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो आपको ये भी याद रखना कि इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया, इस अवार्ड को प्रेजेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। अब इस अवार्ड के अंतर्गत बोला गया है कि इसमें एक विनर है अजय गुप्ता, सीपी गुप्ता एक्सप्लोर लिमिटेड। ये कोई पर्सन नहीं है, ये कंपनी है जो कि यूपी बेस्ड है। इनको जो है टॉप ऑल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला गया है फॉर 2019-20 का और 2020-21 का, मतलब 2 साल का जो है इनको अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे जो है हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जाए एक्सपोर्ट सेक्टर में, जिसने अच्छा अचीवमेंट किया है हैंडीक्राफ्ट में और वो भी एक्सपोर्ट सेक्टर में, उन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, जो कि दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के वेटरन एक्सपोर्टर जिनका नाम है मुजफ्फर हुसैन। तो इनको भी ये अवार्ड दिया गया था, और इसमें टोटल 123 अवार्ड है, जिसके से पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए 123 अवार्ड पड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए टोटल 123 अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि एग्जाम में आपको 123 अवार्ड नहीं पूछा जाएगा कि बारे में कि इंडिविजुअली कौन कौन से अवार्ड मिले, बट आपको ये पूछा जा सकता है कि 24 हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड कितने जो दिए गए हैं। तो टोटल जो है 23 दिए गए हैं, उसमें से जो 63 है वो 2019 और 20 के हैं, और 61 जो है विनर है 20 और 21 के। तो ये जो है आपको मोटा सारा डिटेल में पढ़ना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं एक अपॉइंटमेंट जो कि आ रहा है नेस्कॉम की तरफ से। नेस्कॉम के जो है चेयरपर्सन बनाया गया है सिद्धू जी को, जो कि MD है स्लैम लैब की। ठीक है, तो ये एक वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया है, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेश नाम्बर के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं नेस्कॉम के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो बनेंगे नवंबर में। तो इन्हीं को जो है रिप्लेस किया जाएगा बाय सिद्धू जी के थ्रू, सिंधु जी के थ्रू। ठीक है, सिद्धू बोल दिया आई थिंक मैंने, ठीक है, तो सिद्धू नहीं है वो, सिंधु जी के थ्रू। ठीक है, तो सिंधु जी इनको जो है रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो कि लॉन्चेस की तरफ से आ रहा है, जिसमें बंधन बैंक ने लॉन्च किया एक न्यू सेविंग प्रोडक्ट जिसका नाम है अवनी के अंदर जो है एक मास्टर कार्ड प्रीमियम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि एम्पावर करेगा वुमेन को कि वो कस्टमाइज कर पाए जो भी इनका फाइनेंशियल
जो भी फाइनेंशियल्स है उनको। तो इसके अंतर्गत कुछ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा कुछ 10 लाख का। उसके साथ जो भी अगर कार्ड लॉस्ट हो गया तो उस केस में जो है कार्ड लॉस लाइबिलिटी के केस में उस केस में 3.5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। इसी के साथ बोला गया है कि इसके अंतर्गत इस अकाउंट के अंतर्गत कि जो एवरेज क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,000। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बंधन बैंक का ही एक बंधन बैंक डिलाइट्स एक लॉयल्टी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है कि जो भी कस्टमर जो अर्न करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट उसके लिए, तो इसके अंतर्गत कुछ डिलाइट्स पॉइंट जो है अर्न करेंगे जो बंधन बैंक के कस्टमर है। और इस प्रोग्राम को बोला गया है, जो ये रिवॉर्ड पॉइंट वाला प्रोग्राम है इसको बोला गया बंधन बैंक डिलाइट प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, सॉरी लॉन्च नहीं, इन्होंने लॉन्च ही किया है, ठीक है, पार्टनर नहीं किया, लॉन्च किया है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। ये एक तरह का न्यू टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत बोला गया कि ये प्रोवाइड करेगा एक इंस्टेंट पे आउट ऑन डेड क्लेम, जो भी डेड क्लेम होता है तो उस केस में उनको इंस्टेंटली पैसा मिल जाए, और वो पैसा कितना मिलेगा, कुछ 3 लाख तक मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें जो भी प्रीमियम है उसको भी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो भी पर्सन है वो जो भी पेमेंट है उसको विड्रॉ कर सकता है अप टू 12 मंथ एवरी 5 ईयर्स में। तो जो भी उन्होंने पैसा जमा करके रखा हो, जो भी प्रीमियम का पैसा है वो अप टू 12 मंथ तक जो है वो पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अगर 5 साल में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए जमा हुआ होगा, ठीक है, प्रीमियम के तौर पे, और अगर बात करें तो 12 महीने में कितना जमा होगा, 12 महीने में 20,000 रुपये जमा होगा ना, तो वो 20,000 रुपये जो है निकाल सकता है अंडर दिस जो भी प्रोडक्ट है इसके अंतर्गत। उसके बाद इस प्रोडक्ट में जो है 2 तरह के जो है प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, एक है लाइफ प्रॉमिस, एक है लाइफ प्रॉमिस प्लस। तो लाइफ प्रॉमिस के अंतर्गत ये जो है कवरेज देगा कुछ 100 साल तक, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो इसको बोला है कि 100 साल तक जो है इसका कवरेज रहने वाला है। और दूसरा जो है लाइफ प्रॉमिस प्लस, इसमें सेम ही होने वाला है जो लाइफ प्रॉमिस है, लेकिन इसके साथ जो भी पॉलिसी होल्डर है इनका जो भी प्रीमियम जो भी इन्होंने पे किया होगा वो पूरा प्रीमियम जो है उनको 100% मिल जाएगा। और नेक्स्ट कंटेंट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आ रहे हैं, नेक्स्ट लॉन्च आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है सपनों की उड़ान, एक तरह ई मैगजीन होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो पोएट्री ऐसे ये सब लिखी जाएगी, और जो भी टीचर है या तो जो स्टूडेंट है वो इसका लाभ ले सकते हैं इस ई मैगजीन को। और इस ई मैगजीन को डेवलप किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, और ये डेवलप किया गया है बाय कोलैबोरेशन विद NCERT। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट में बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत ये जेवलिन थ्रो का न्यूज़ है, जिसमें लुसेनी डायमंड लीग हो रहा था स्विट्जरलैंड में, जिसमें नीरज चोपड़ा जी को सेकंड आए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी जो है सेकंड आए, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एड्रिसन पीटर जिन्होंने थ्रो किया 90.61 मीटर लंबा थ्रो। अगर आपने ओलंपिक देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वो पर्सन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में इस बार ब्रॉन्ज जीता था, और इस लीग में आके इन्होंने गोल्ड जीत लिया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो नीरज चोपड़ा वाला सीन है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है सेकंड नंबर पे आए हैं, आपको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 15 डच ग्रैंड पिक 2024 का। ये जो है जीता गया लैंडो नॉरिस के थ्रू। लैंडो नॉरिस जो है F1 रेसिंग कार चलाते हैं, और इनके बारे में पता होगा कि इन्होंने पहला जो है अपना करियर का जो अवार्ड जीता था वो था मियामी ग्रैंड पिक्स। तो इन्होंने पहला करियर का जो ग्रैंड पिक जीता था वो मियामी ग्रैंड पिक जीता था। और ये जो है न्यूज़ मेकर है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, और ये न्यूज़ आपको डेफिनेटली RRB PO, RRB क्लर्क, इवन IPS क्लर्क में ही पूछा जा सकता है। इसके सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे जो है मैक्स वर्स्टैपेन आए थे, और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे कौन थे। इधर थर्ड आना चाहिए था, ये थर्ड आए थे इस इवेंट में, तो इधर मैं आपको ऐड कर दूंगा जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो है थर्ड आए थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बुक्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो एक तरह का बुक है जिसका नाम है द साइंटिफिक एंटरप्राइज एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ये तरह की ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है बाय एक्टिविस्ट डॉक्टर कल्पना शंकर जी के थ्रू। और इस बुक में लिखा गया है कि कैसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है एक एंटरप्रेन्योर बना है। तो ये जो है बुक इसी के बारे में लिखी गई है, और ये बुक की जो फर्स्ट कॉपी दी गई है वो दी गई है सैडी मार्टिन लेके को, और ये एक तरह के एंटरप्राइज है साउथ अफ्रीका के। तो इनको जो है ये इसकी फर्स्ट कॉपी दी गई है, और इस बुक को जो है पब्लिश किया गया भाई रूपा पब्लिकेशन। तो इतना ही पढ़ो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लोन जो कि दिया गया है ADB ने कुछ 500 मिलियन का लोन दिया गया है महाराष्ट्र को, कि महाराष्ट्र का जो भी टर्शरी केयर्स है हॉस्पिटल में उसको सही करने के लिए जो है ये दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है
4 मेडिकल कॉलेजेस जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के थ्रू, जिसमें कुछ 45,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसके बाद ये पैसा लेने के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम करेगा। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है डेवलप करेगा, लेकिन जो फंडिंग देने का काम करेगा, जो पैसा देने का काम करेगा, वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन करने वाला है। ये सिर्फ फंडिंग देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का ही रहने वाला है। अब ये पैसे लेके क्या करने वाले हैं, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेदधा, जिसमें 76 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो इसी प्रोजेक्ट में जो है अपना पैसा डालेंगे। नेक्स्ट वन लाइन चलते हैं, तो ये आ रहा है ICAR ने GDP प्रेडिक्शन मारी है इंडिया की, वो मारी है फर्स्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 में, वो मारी है 6%। और अगर हम बात करें गोल्डमैन स्मिथ की, तो इन्होंने जो कैलेंडर ईयर 2024 में जो प्रेडिक्शन मारी है GDP, वो मारी है 6.7%। और अगर बात करें 2025 कैलेंडर ईयर की, तो उसमें केस में मारी है 6.4%। अब SBI रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो उस केस में जो इंडिया की GDP ग्रोथ प्रेडिक्शन मारी है वो 7.1% मारी है फॉर Q1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। और ये सेम है जो RBI का जो फोरकास्ट किया हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी में उसके साथ, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उधर क्या क्या GDP जो है RBI ने डिसाइड किया, और उसका जो है क्वार्टर वाइज GDP क्या क्या रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 29 से लेकर 31 तक। मैं मानता हूँ थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज ये 3 दिन का करंट अफेयर्स था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आज के दिन में। तो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।